नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस खास शो वो लम्हे में स्वागत है। बात करेंगे फिल्मी सितारों की, ऐसे लोगों की जिन्होंने छोटी जगह से उठकर बड़े बड़े फिल्मी पर्दों पर अपना नाम कमाया। आज स्वागत करेंगे हमारे इस खास शो वो लम्हे में वर्सटाइल एक्टर अनिल कुमार भागवत जी का। सारे हैं खराब या शरीफ कोई ना, एक है उम्मीद और मुरीद कोई ना। बस बापू मेरे की मैं पूरी चाह कर दूं, बापू मेरे की मैं पूरी चाह कर दूं। जिन्हें पाड़ा मन ने अपना यो पेट काट के, करूं धन्यवाद दिल से मैं बापू मेरे का। जिन्हें जीना भी सिखाया मन ने मिले बांट के, करूं धन्यवाद दिल से मैं बापू मेरे का। जिन्हें जीना भी सिखाया मन ने मिले बांट के, जीना भी सिखाया मन ने मिले बांट के। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो में। खमागणी प्रफुल्लित हूं मैं यहाँ आके। क्या बात। आपका बुलावा आया। दूरदर्शन जो बचपन से एक सपना देखते थे, जिसके प्रोग्राम को देखते हुए बड़े हुए हैं, जिसकी संस्कृति का प्रभाव हम पे आज तक है, तो वहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। तो परेशानी तो आ ही नहीं सकती। राजस्थान के एक छोटे से गांव डवानी से उठकर जयपुर तक का सफर और जयपुर से बॉलीवुड दुनिया तक का सफर आपने कैसे तय किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग के फील्ड में भी आऊँगा। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है डवानी, वहाँ मेरा बचपन बीता। स्कूल कॉलेज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग का कीड़ा भी मुझ में होगा। रेलवे में जॉब लगी, गुजरात में पोरबंदर, वेरावल। मेरे पिता भी रेलवे में थे तो उनके साथ समय निकाला। फिर जयपुर आगमन हुआ मेरा 2012 में। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था एक्टिंग क्या होती है। 2012 में मेरे ऑफिस में ही एक रेलवे का डिपार्टमेंटल शो होना था, ड्रामा। तो एक एक्टर की कमी पड़ गई। जी बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि यार ये आदमी लंबा चौड़ा है, आवाज भी ठीक है, इससे बात करते हैं, कर लेगा। मेरे पास आए तो मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही एक ने कहा कि यार इनके बस का नहीं है। एक आग सी लग गई कि मेरे बस का क्यों नहीं है। मैं कहा अब तो करना है। तो वो नाटक था एक अनोखा नौकर। हमारे साथी थे, वरिष्ठ जो मेरे गुरु भी रहे हैं, अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी, उनका लिखा हुआ। तो उनके निर्देशन में वो नाटक किया और वो नाटक इतना शानदार हुआ, कंपटीशन लेवल का था। जो हमारे जज थे उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो एक्टर बैठा है ये कहीं बाहर से तो नहीं लेके आए हो, ये कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, रेलवे का नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये रेलवे का ही है और पहली बार मंच पे आ रहा है। क्या बात है। तो शुरुआत इस तरह रही। फिर लगा कि एक अंदर से उमंग सी उठी, यार मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सहज था स्टेज पे, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो आम तरीके से मैं करता हूँ। तो फिर हमारे एक साथी थे संदीप लेले, वो कहने लगे थिएटर करोगे मेरे साथ? मैं कहा चलिए। तो वहाँ जाके मुलाकात हुई मेरी। हमारे एक वरिष्ठ साथी थे, मैं जिन्हें गुरु की तरह मानता हूँ, आदरणीय सुनील शर्मा जी। उनका एक नाटक किया, नाटक रक्त अभिषेक, जो मौर्य युग पे लिखा हुआ था। तो मुझे रोल दिया बहुत लंबा चौड़ा, 2.5 घंटे का रोल। जी। मैं खुश हुआ, पर डायलॉग एक भी नहीं था। मेरे एक हाथ में भाला पकड़ा दिया गया, राजा के पीछे खड़ा कर दिया गया 2.5 घंटे के लिए। और पता नहीं क्यों उनको तरस आया, आखिरी दिन कहने लगे यार एक डायलॉग ले लो। सेनापति अंदर आते हैं, तलवार हाथ में, आप उन्हें रोकोगे? जी। मैं कहा ठीक है, रोक दूंगा। जैसे सेनापति जो हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे वो आए और मैंने कड़क के उनको रोका, ठहरो, आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। हो गया, प्ले खत्म। आफ्टर प्ले वो मेरे पास आते हैं एक्टर, ऐसे डांटते हैं क्या, मेरी तलवार छूट जाती तो? इस तरह से मुझे अचानक से एक आदमी उठ के आता है बाद में, भाई मेरे साथ काम करोगे? मैं कहा सर मैंने आपको नहीं पहचाना। भाई मेरा नाम है अशोक राही और मैं जयपुर थिएटर में एक छोटा मोटा डायरेक्टर हूँ। फिर पता चला कि अशोक राही जयपुर कला जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने हबीब तनवीर साहब के साथ भी काम किया है और पूरे देश में उनके अच्छे चर्चे थे। मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैं जिस वातावरण से पढ़ा लिखा था, भाषा शुद्ध थी, सह क्या होता है, शय क्या होता है मुझे नहीं पता था। एक फ्लो में बोलना, चाल अकड़ से भरी हुई थी, स्टेज की चाल क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन वो मूर्तिकार है, उन्होंने इस पत्थर को तराशने की मेहनत की। क्या बात है। बस मेरा एक ही था कि आप मुझे एक टास्क दीजिए, मेहनत करना मेरा काम। मैं मेहनत करता चला गया, गुरु रोल देते चले गए। अगर बात करें हम थिएटर की बात करें और फिल्मी दुनिया की बात करें तो क्या कुछ डिफरेंस है इस दोनों के बीच में?
जो भी आज थिएटर में जाता है जी उसका सपना थिएटर नहीं होता है, सपना तो मुंबई ही होती है। जी कुछ लोग होते हैं जो थिएटर में ही अपना सब कुछ ढूंढते हैं। तो ये समझ लीजिए कि थिएटर और फिल्म, इसकी एक्टिंग में फ़र्क मुझे नहीं आया। फ़र्क सिर्फ एक ही नज़र आया, वॉल्यूम का। जी आपके रेडियो का, टीवी का स्विच होता है ना, कि आप उसको कितना खोलते हैं, कितना बंद करते हैं। थिएटर जब कर रहे होते तो दूर बैठे दर्शक को, आखिरी पंक्ति में बैठे दर्शक को आपके हाव भाव दिखाने हैं, आपकी आवाज़ सुनानी है। तो जाहिर है कि आप लाउड होंगे, जी जी आपके एक्सप्रेशन बड़े होंगे, जी। आपके चेहरे के, जैसे थिएटर में आप बोलेंगे क्या, लेकिन जब पर्दे पे आते हैं तो क्या, ये कैमरा पकड़ता है। जी। तो सिर्फ इतना ही, अभिनय वही है, बस वहां पे जाके आपको कंट्रोल करना है कैमरे के लिए। और प्रसार भारती के लिए भी आपने काफी सारे नाटक किए हैं, अगर आप उसमें से किसी एक नाटक के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, एक बहुत मीठी याद है। एक बार मैं नाटक कर रहा था तो एक शख्सियत उठ के आए मेरे पास। जी भाई मेरा नाम मदन शर्मा है, मैं आकाशवाणी जयपुर से रिटायर्ड महानिदेशक हूँ जी और आपकी आवाज़ अच्छी है, मैं भविष्य में आपके साथ कोई काम करना चाहूँगा। मैंने कहा मेहरबानी आपकी। अचानक उनका एक दिन कॉल आता है कि मैं एक नाटक लिख रहा हूँ और कल आप मेरे पास आइए, हमें शो करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके पास पहुँचा तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सजा हुआ था और उस दिन जयपुर थिएटर के सब महारथी वहाँ विराजमान थे। क्या बात मैं एक नया सा बंदा पहली बार वहाँ गया तो देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया, और उससे भी ज़्यादा तब घबराहट हुई जब बड़े बड़े महारथियों को रिजेक्ट होके जाते देखा। जिनको मैं फैन था, जिनकी सारी दुनिया वहाँ फैन थी, और वो रिजेक्ट होके जा रहे हैं। इवन मेरे गुरु भी जो वहाँ बैठे थे वो भी एक दो लाइन बोल के ही उनका हो गया। तो मैं डर के बैठा रहा। पता चला नाटक का नाम है मौन नहीं थी माधवी। क्या बात। और उसमें एक बहुत लंबा कैरेक्टर था, 5-6 एपिसोड चला था, महाराज हर्यश्व जो भगवान राम के पूर्वज थे। तो वो राजा का कैरेक्टर मुझे करना था। जी आधे दिन की रिकॉर्डिंग के बाद मदन शर्मा जी कहते हैं रुकिए भाई, सॉरी अनिल, आप मेरे मार्क पे नहीं है। मुझे आउट कर दिया गया। मैंने दिल पे नहीं लिया, मैं घर पे आ गया। रात को मदन शर्मा जी का कॉल आया मेरे पास में, भाई आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं किस बात का सर? कि आपका रिजेक्शन हो गया। मैं कहा मेरे को इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तकलीफ मुझे इस बात से हुई है कि मैं आपके मार्क पे नहीं था, मेरा लेवल आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था, और मैं वादा करता हूं कि एक दिन उस लेवल को आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप लेके आऊंगा। पर यह भावना है? मैं कहा हाँ। तो आप कल हर हालत में मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोबारा आ रहे हैं। क्या बात है। आपने इससे पहले कभी काम किया रेडियो के लिए? मैं कहा नहीं। तो यार गलती तो मेरी थी, मैंने तेरे से रिहर्सल ही नहीं करवाई। चलो आप आधा घंटा मेरे से बात की, हो गया, रिहर्सल भी होगी, जाइए। दूसरे दिन हम रिकॉर्डिंग पे बैठे और रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। आज मदन शर्मा जी स्वर्ग में हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन वो कहते थे कि मैं जब भी शांत होकर बैठता हूँ तो तुम्हारे वो 4-5 एपिसोड का पार्ट था, नाटक का नाम था मौन नहीं थी माधवी, वही सुनता हूँ, सबसे ज्यादा सुकून भरा होता है। अच्छा, ऐसी जगहों पर जहां मोटिवेशन मिलती है, तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है जी। रामायण देखी भी होगी आपने? जी जी बिल्कुल। दूरदर्शन पे भी है, खूब चली है। जी बिल्कुल। हनुमान जब समुद्र किनारे जाके खड़े हो गए थे और ये पता चल गया था जटायु से कि माता सीता का हरण रावण करके ले गया है और लंका सामने समुद्र के बीच में, असहाय खड़े हो गए थे। हनुमान जी को नहीं पता था कि वो कर सकते हैं। जामवंत ने आके उनको याद दिलाया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप में वो बल है, आप में वो ताकत है। बिल्कुल। तो मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और अभी अगर बात करें आपकी, तो आपने हाल ही में एक गुजराती वेब सीरीज की है, तो राजस्थानी नाटक भी आपने की है, हिंदी में भी काम कर चुके हैं, पंजाबी में भी काम कर चुके हैं। तो इतने मल्टी टैलेंटेड, मतलब इतनी भाषाओं का ज्ञान कैसे? भाषा आदमी की अभिव्यक्ति का साधन है। जी। हमें तो विचार ही अभिव्यक्त करने हैं ना। जी। एक बार कागज पे लिखी हुई इबारत को समझ जाइए कि वो किस भाव में बोलना है। बिल्कुल। थोड़ा आप करेंगे तो मुश्किल नहीं है। गुजराती तो मेरे लिए एक आसान सा टास्क रही है कि मेरे पिता गुजरात में रहे तो मैं भी आता जाता था, मेरी पहली जॉब भी रेलवे में रही, तो गुजराती तो मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, पंजाबी भी, राजस्थानी भी, हरियाणवी भी, बस समझ लो
कि वो कहना क्या चाहता है एक्टर, उसके भावों में गए तो भाषा बंधन नहीं। गुजराती में कोई डायलॉग हो जाए हमारे दर्शकों के सामने। आ सामे चालीने तू આવી ગયો છે ને એ પગ તારા હતા, પણ અહીંથી તું જ્યારે પાછો જાશે ને તો એ અર્થી હશે ને એ મારી હશે, એના ઉપર ચડીને જવાનું છે, પગે ચાલીને આવ્યો હતો અને કાંધે ચડીને તારે જવાનું છે, એ તું જોઈ લેજે। क्राइम शोज की बात करें तो सावधान इंडिया से लेके क्राइम पेट्रोल तक आपने इन शोज में काम किया, उसके बाद काफी डेली सोप सीरियल में काम किया, एड्स में काम किया। अगर कुछ किस्सा आप सुना दें इन शोज के बारे में कि क्या कुछ वहां पे आपको एक्सपीरियंस हुआ। जी हाँ, एक सीरियल कर रहा था मैं, उसका नाम था हम पांच फिर से। क्या बात है, बहुत पुराना सीरियल है तो और यादगार भी है। जी। और बचपन में सपने देखते थे कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सीन है, हंसी खुशी का, पांच बहनें, पिता, मरी हुई माँ का एक नई, बहुत अच्छा लगता था। अब उस पे नया सीरियल बनाया गया तो काम करने का मौका मिला। तो उस सीरियल के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था कि शायद उस दिन मेरी जान जाते जाते बची थी। ओहो। हुआ क्या कि मैं विलन बना हुआ था और वो चालबाजी से विलन को फंसा देते हैं, और जो पटाखे मैं उनके बदन पे लपेटने वाला था, वो पटाखों की 1000-2000 की लड़ी मेरे पूरे बदन पे लपेट दी गई। और चीट करना था कि आप यहाँ पे खड़े हो, आग दूर रखे हुए पटाखों पे लगाएंगे और आपको एक्शन करना है कि आप पे आग लग गई है, पटाखे छूट रहे हैं। जी ठीक है। डायरेक्टर ने कहा कि भाई एक बार में ही टेक करो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पटाखे इतने ही हैं। मैं कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने आग लगाई वहाँ वालों पटाखों में, वो सिर्फ 5-6 फुट दूर थे। मैं यहाँ पे आग लगने का नाटक करता रहा, उछल कूद कर रहा था कि मुझ पे पटाखे छूट रहे हैं, पर अचानक से कुछ पटाखे छूट के मुझ पे आके गिरने लगे। जी। और तुरंत मुझे खतरे का एहसास हुआ कि यहाँ सेट पे कोई भी सेफ्टी नहीं है। तो मैंने जितना जल्दी हो सका मैं उस सेट छोड़ के भागा। भागते भागते पटाखों ने आग पकड़ ली। जी। तो मैंने जहां से जो आग पकड़ी उससे आगे का तोड़ के उसी वक्त झटके से फेंक दिया। मेरे हाथ में भी काफी इंजरी हुई, लेकिन उस दिन एक तगड़ा सबक मिला कि कोई भी एक्ट कर रहे हो तो सेफ्टी का जरूर ध्यान रखो। सेफ्टी का जरूर ध्यान रखो। दूसरे रखे ना रखे, खुद की एक एक्टर होने के नाते करिश्मा रहा कि बस। आप बिल्कुल ईश्वर बच की गए, दुआ बिल्कुल, थी, जी। माता पिता का आशीर्वाद था जो किस्सा सुनाने के लिए आपके बिल्कुल, सामने बिल्कुल, बैठा हूं। बिल्कुल। तो असली एक्टर वही होता है जो हर किरदार में ढल जाता है, चाहे उसे किरदार बाप का मिले, पुलिस वाले का मिले, या किसी जज का मिले, किसी वकील का मिले। आपने काफी जगहों पर अलग अलग किरदारों में काम किया, राजस्थानी पर्दे की बात हो या फिर या हिंदी पर्दे की बात हो, गुजराती वेब सीरीज आपने की है। क्या कभी जिंदगी में, रियल लाइफ में आपने कोई ऐसा किरदार निभाया है? हाँ, मैंने अपनी अभिनय को उसकी सीमाओं तक जाके आजमाया है। जी एक किस्सा सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, महिला मित्र हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं। एक दिन बहुत परेशान सी थी। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई कि मेरे हस्बैंड से मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है। वो डेंटिस्ट हैं बिहार में कहीं बॉर्डर एरिया में, जो नेपाल से लगता हुआ है, और मैं अकेली रहती हूँ, बच्चा है एक छोटा, और उन्होंने वकील वगैरह को जो भी है सेटल ऐसा कर रखा है कि मेरा सुनवाई नहीं हो रही है, और जज ने कह दिया कि नेक्स्ट हियरिंग पे अगर आप कुछ नहीं लेके आए उनके खिलाफ सबूत तो आपका केस फेंक दिया जाएगा। तो बोले यार क्या करें? तो मैंने कहा यार पैसे तो अपने पास भी नहीं है, साधन तो कुछ करते हैं। मैंने कहा आइडिया लिया, मैंने कहा उनके नंबर है आपके हस्बैंड के? हाँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा मैं मुंबई से एक फलाना डायरेक्टर बोल रहा हूँ और हम डॉक्टर्स की लाइफ पे एक सीरियल बना रहे हैं, जिस गेम शो के टाइप में, जिसमें आप अपने परिवार के साथ आएंगे, उसमें दूसरी फैमिली भी आएगी, चैलेंज होंगे, गेम जीतेंगे, हर स्टेज पे आपको इनाम दिए जाएंगे और हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, बताइए आप क्या हैं। उसने अपना नाम बताया, नई बीवी, उसने शादी भी कर ली थी उस डॉक्टर, बिना तलाक दिए, एक बच्चा भी पैदा कर लिया। तो उसने सबके नाम वाम बताए, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, पर ये सबूत नाकाफी थे। तो मैंने कहा यार इतना तो कुछ नहीं, मेरा इरादा था कि कैमरा ले जाके उसके घर पे शूट करके ले जाऊंगा, वेब उनके भाई सीरियल बना रहे, पर पता नहीं उसे क्या डाउट हुआ, उसने दूसरे दिन मना कर दिया कि नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है और फोन बंद। मैं कहा यार चैलेंज तो है। मैंने उस लड़की से कहा कि चलो अपन चलते हैं उनके घर। तो हम 24 घंटे की यात्रा करके उसके गांव पहुंच गए। छोटा सा गांव था, रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा ढाबा था। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं इतना कर सकता हूँ, ये प्याज की बोरियां पड़ी है, इनके बगल में एक बेड रखवा देता हूँ आपके लिए। मैं कहा ठीक है भाई, तो इतना ही सही।
फिर वहाँ से मैंने अपना गेटअप चेंज किया, मैं एक पंडित बना। जी। मैंने एक छुपा हुआ कैमरा लिया, पंडित बन के, और वो डेंटिस्ट डॉक्टर के घर पे चला गया। उस टाइम आपको डर नहीं लगा कि मन में कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा मेरे साथ? पता नहीं, इस अभिनय ने इतना आत्मविश्वास जगा दिया था कि अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं कामयाब ही रहूँगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे नाकामयाब नहीं कर सकती। और मैं एक अच्छे कौज के लिए जा रहा था, तो डर ऐसा अंदर कभी नहीं आया। उल्टा मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं करके आऊँगा। करके आऊँगा, क्या और बात है। सबसे बड़ी बात, इस दौरान मेरी हेल्प की एक डिटेक्टिव थे बहुत बड़े, जी। जिनके पास हम गए थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरी फीस तो 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं होती। तो हमने कहा हमारे पास तो 2-2.5 हज़ार रुपए, जी। तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा काम करो, आप मुझे कैमरा दे दो, स्पाई कैमरा 2-2.5 हज़ार का। तो उन्होंने दे दिया था वो कैमरा, लेके मैं गया था। क्या बात है। तो वहाँ उन्होंने जब पहुँचने के बाद बताया कि हम पहुँच गए, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके सबूत इकट्ठा करके भाग जाना, वहाँ रुकना मत, वो एरिया ठीक नहीं। कोई बात नहीं, मैं वो डेंटिस्ट के घर में गया, कुछ माया जाल फैलाया अपना एक्टिंग का, और उसको अपने प्रभाव में लिया। उस एक्टिंग का प्रभाव ये रहा कि उस आदमी ने कैमरे पे तो जो स्वीकार करना था कि मेरा नाम ये, मेरे बाप का नाम ये, गांव ये, मेरी पहली शादी इससे हुई थी, फिर उससे बच्चा हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने नई शादी की, फिर उससे बच्चा हो गया है, सारी चीजें मैंने उससे डायरी में लिखवाई उसके खुद के हाथ से, और कैमरे में तो रिकॉर्ड होना था ही। वो सबूत लाके जब अदालत में दिया गया, क्या बात है। तो वो आदमी जो कह रहा था कि ये मेरी कोई नहीं लगती है, उसने उसी टाइम हाथ पैर पकड़ लिए कि जो भी सेटलमेंट करना है कर लो। जज साहब ने भी कह दिया सबूत सामने, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जी। तो उस जो भी सेटल हुआ, लेकिन उस लड़की की मॉडल की जिंदगी बन गई उसकी। क्या बात है, बहुत नेक काम किया आपने। अगर हम आपको एक टास्क दे यहाँ पे कि जैसे आप किसी रोडवेज बस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अरे बाप रे, जयपुर से दिल्ली तक का सफर है, अरे बाप रे, और आपके पास टास्क ये है कि आपको एक चूरन बेचना है बस के अंदर तो आप कैसे बेचेंगे उसको? अभिनय के रूप में करके दिखाइए। जी। ठक 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 ठक। हाँ तो मेहरबान, हमारी बस चलने में भी 5 मिनट का समय है, तब तक के लिए हमारी कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। हम आपके लिए लेके आए हैं पेट साफ करने की चूर्ण की गोली। हमारे बैद जी ने बरसों की मेहनत से हिमालय में जाके तपस्या करके ये गोलियां बनाई है। अगर आपका बच्चा रात को बिस्तर गीला करता हो, दांत किटकिटाता हो, नींद में रोता हो, माता बहनों के घुटने में दर्द रहता हो, बुजुर्गों को खाना पिया हजम नहीं होता हो, एक गोली 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। जिस भी भाई बहन को लेना हो वहीं से हाथ ऊंचा कर देना। हाँ, झगड़ो मत, मैं वहीं लेके आ रहा हूं। एक गोली 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। एक पैकेट में 10 गोली, पर पूरे के पैकेट की कीमत हमने रखी है सिर्फ 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। तो भाई साहब, ये जो गोली आप बेच रहे हो, क्या असलियत में तपस्या हुई है या गंजे को कंगी बेचने वाला सवाल हो गया यहाँ पे? अभिनय वही है। ठीक, क्या बात। अभिनय वही है कि आप अंधे को काजल, गंजे को कंगा बेच सको। क्या बात है। तो ही अभिनय है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो माफ करना दोस्त, आप अभिनय नहीं कर सकते। ठीक है। तो उस सीमाओं तक अपने अभिनय को ले जाना ही पड़ेगा। आपको हर दिन एक नई कसौटी पे कसना ही पड़ेगा। जी जी। हर रोज आपके फील्ड में कसौटी आएंगी। आज आप एक लूले लंगड़े का रोल कर रहे हो, तो कल बॉक्स एक पहलवान का रोल करने बैठ जाओगे। आज एक भिखारी बने हुए हो, तो कल राजा बने हुए हो। तो ये सब रोल आपको निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मतलब एक बेचने वाला भी एक रियल लाइफ का एक्टर है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। देखो, हम जो भी किरदार निभाते हैं, जी, चाहे आप एंकर बन के बैठे हो या मैं आपका मेहमान बन के बैठा हूं, ये रोल रियल जिंदगी में आपको फैले हुए मिल जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल। वॉच करने की जरूरत है। बेहतरीन। एक से एक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और फिर जब आप अभिनय करने जाओगे ना, तो तुरंत आप उसको याद करोगे, अरे यार वो भिखारी ऐसे भीख मांग रहा था, आज मुझे भिखारी का रोल करना है तो मैं उसको फॉलो करूं। क्या बात है। नेता बना है, अरे यार वो नेता रैली में ऐसे भाषण दे रहा था तो मैं भी ऐसे बोलूं। तो हम रियल जो कैरेक्टर है ना, उन्हीं को ही देखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं और उन्हीं का अनुसरण करके अभिनय करते हैं। और अभिनय क्या है? अगर लॉकडाउन की बात करें तो काफी लोग घर पर थे, काफी लोगों को काम नहीं मिला, लेकिन आपने एक्टर से हटके डायरेक्टर की एक फील्ड को चुना और वॉरियर फिल्म आपने लिखी पूरी, और उस फिल्म को हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी उसको ट्वीट किया। तो आइडियाज कैसे आए आपके जहन में? 2020 जी, पता नहीं कितनों के सपने ले गया, कितनों के अपने ले गया। बिल्कुल। उस दौरान एक निराशा का सा भाव लोगों में आ रहा था, पर मैं एक अभिनेता हूं तो मैं शांत नहीं बैठ सकता। तो कुछ सामाजिक कार्य कर ही रहा था, तो लोग देखा मैंने कि कोरोना के प्रति बहुत लापरवाह है। तो मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी
क्लिप्स बनानी शुरू की, जी जी उनको सोशल मीडिया पे रखता था। फिर मेरे साथी जो रेलवे में हैं, जो अभिनय करते हैं मेरे साथ, मैं जिनको सिखाता हूँ, तो मैंने सोचा कि इन सब को लेके फिल्म बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए। जो लोगों को ये बताए कि इस कोरोना काल के दौरान रेल क्या कर रही है शानदार, और सावधानियां क्या रखनी है। जी तो मैंने मेरे साथियों से बात की, तो पता चला लॉकडाउन में कोई जयपुर में है, कोई गांव में है, कोई दिल्ली है, कोई अलवर है। मैं कोई बात नहीं, मैंने वो बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, पूरा उसका खाका तैयार किया, फिर एक एक साथी को उसको डायलॉग भेजे, उनसे फ़ोन पे बात की कि आपको मोबाइल कैसे पकड़ना है, रेजुलेशन कितना रखना है, एंगल कैसा रखना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, कॉस्ट्यूम क्या पहनने हैं। ये सब तैयारियों के साथ मैंने मेरे साथियों को ये टास्क दिया। जी मेरी टीम बहुत शानदार है, जिसमें अगर मैं नाम किसी का लेना चाहूँ तो हमारे एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं, मेरे दोस्त हैं राकेश दीक्षित, उन्होंने इसका संगीत तैयार किया, मेरी पूरी हेल्प की, तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो मैंने रेल प्रशासन को भेज दिया, तो पता चला कि हमारे रेल मंत्री महोदय को इतना पसंद आया वो कॉन्सेप्ट कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया, ट्विटर पे किया, और कुछ लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने भी उसको अपने आप में दिखाया। क्या बात है। जिस समय लोग घर बैठे थे, आप उस समय घर से बाहर निकलकर एक फिल्म बना रहे थे, लोगों को आपने मोटिवेट किया, जागरूक किया, तो डर नहीं लगा एक मन में कि इस समय घर से बाहर निकल रहा हूँ? जी बाहर निकलते हुए मुझे भय सिर्फ इतना था कि अगर मैं लापरवाह हुआ तो डर है, लेकिन मैं पूरी सावधानी के साथ निकलता था और पूरे प्रिकॉशन लेता था। घर जब भी आता था तो अपने कपड़े बाहर निकालना, नहाना धोना, ये सब करके। लेकिन एक जज्बा ये था कि अगर हम बैठ गए ना, तो जो ये लोग बाहर घूम रहे हैं, लापरवाह हैं, या फिर जिनको ज़रूरत की चीज़ें जो मैं पहुंचाने जा रहा हूँ वो पहुंच नहीं पाएगी। दो कॉन्सेप्ट बराबर चल रहे थे, ज़रूरतमंदों तक राशन पानी पहुंचाना और जो लापरवाह हैं उनको अवेयर करना, जागरूक करना। तो मेरा काम दो अलग अलग लेवल पे चल रहा था और मैं दोनों फील्ड पे काम कर रहा था। मैं इस दौरान बैठा नहीं रहा। मेरे ऑफिस में हम अल्टरनेट डे काम पे जाते थे या कभी कभी रोज़ बुला लिया जाता था, तो उस दौरान भी मैंने मेरे पूरे ऑफिस में करीब 3000 एम्प्लॉई हैं, सबको पर्सनली एक एक सीट पे जाके जागरूक करता था। मैं अपने आप को कोरोना वॉरियर के रूप में मैंने वहाँ प्रेजेंट किया था कि लोगों के टेम्परेचर नापना, ये करना, मास्क के बारे में अवेयर करना, तो ये सारा काम मैं लगातार करता रहा था। अगर हम यहाँ पे बात करें, नाटकों की बात करें, थिएटर की बात करें, तो आप काफ़ी सारे शो लिख भी चुके हैं और जयपुर में आपने थिएटर भी किया है, तो क्या कुछ किस्सा सुनाना चाहेंगे आप उस बारे में? थिएटर है ना, मैं समझता हूँ कि जिस दिन से मैं थिएटर में आया हूँ जी मेरी ज़िंदगी बदल गई, जीने का अंदाज बदल गया है, मैं और डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ। कुछ किस्से परिवार से जुड़ जाते हैं हम कि रात को 2-2:30 बजे पता नहीं क्या हो रहा था, बीबी ने मुझे पकड़ के झिझोड़ के जगाया, 2:30 बज गए, चुपचाप सो जाओ, ये डायलॉग बड़बड़ाना बंद करो। क्या बात है। तो नींद में भी वो डायलॉग चलते हैं। बिल्कुल। मैं जहाँ ऑफिस में रेलवे में काम करता हूँ, उत्तर पश्चिम रेलवे में, तो वहाँ मेरे सीट के पीछे एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। मैं वहाँ घूमता हूँ, जैसे वक्त मिलता है डायलॉग बोलना शुरू हो जाता हूँ, तो पूरा ऑफिस इकट्ठा हो जाता था शुरुआत में, और ये क्या हो रहा है, इसमें क्या आ गया, भूत प्रेत आ गया क्या? लेकिन अब उनको समझ में आ गई है कि नहीं, ये अपना काम कर रहा है, ये एक्टिंग के रिहर्सल कर रहा है। गाड़ी चला रहा हूँ, रेड लाइट है, अचानक से डायलॉग बोलने लग गया, दाएं बाएं से लोग देखने लग जाते हैं। क्या बात है। तो शुरुआत में लोगों ने मजाक भी उड़ाया जी, क्योंकि पता नहीं क्यों आज भी हमारे यहाँ समाज में नाटकों को और इनको अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है। क्या यार इस उम्र में आके तुम भांडगिरी कर रहे हो? क्योंकि मैं 40+ आया हूँ, 40+ मैं अभिनय के क्षेत्र में आया हूँ, यानी 10 साल मुझे हो गए। तो लोगों को अरे यार इस उम्र में तुम क्या करोगे, परिवार वाले भी बोलते थे, क्या यार तुम बच्चे पालो ना, ये क्या तुम नाटक वाटक में पड़ गए हो, नौकरी तुम्हारी अच्छी भली है। पर मुझे एक संतुष्टि नाटक में आके ही मिलती थी, लगता था एक खुराक मिल गई है। मैं भूल जाता कि मैं नौकर हूँ घर रेलवे का, या किसी का पति हूँ, किसी का बाप हूँ। वो 2 घंटे जब मैं थिएटर में होता हूँ ना, रिहर्सल कर रहा होता हूँ, उस वक्त मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। क्या बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो डवानी से लेकर जयपुर तक का तो सफर आपने बहुत अच्छा तय कर लिया, लेकिन जयपुर से लेकर फिल्मी पर्दे तक का जो सफर रहा, उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? सपना हमारा भी था, जब थिएटर कर रहे थे तो हमारे 1-2 साथी मुंबई जाके स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ पर्दे पे भी आने लग गए थे, तो हमारे मन में भी एक कहते ना कि कसक सी थी, काश हमें भी एक मौका मिले। क्या बात है। वो मौका मिल नहीं रहा था, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ था कि ठीक है थिएटर करना है। अचानक से एक दिन मेरे पास कॉल आता है कि भाई हम लोग एक रीजनल चैनल बना था जी मरुधरा, उससे बोल रहे हैं। ठीक है कहिए, हम एक सीरियल बना रहे हैं, आप ऑडिशन के लिए आ जाइए।
बड़ा खुश हुआ। मैं पहुंचा तो मेरा सिलेक्शन हो गया विलन क्या में, बात है। और एक अच्छा सा महसूस अच्छा, हुआ। शुरुआत ही विलन से हुई आपकी? हाँ, शुरुआत ही विलन से हुई, दमदार रोल था। अब वो विलन का रोल करते करते काफ़ी एपिसोड किया, अचानक से क्राइम पेट्रोल टीम की नज़र मुझ पे पड़ी, तो उनको भी मैं विलन नज़र आ गया बना बनाया। क्या बात है। वो राजस्थान में जोधपुर में शूट कर रहे थे, तो वहाँ से कॉल आया कि सर आपका ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको देखा है और आप आ जाइए। बस यात्रा चलती गई। तो आपने विलन की बात की, अगर कुछ डायलॉग हो जाए हमारे दर्शकों के सामने विलन के तौर पे। सारा गांव अच्छी तरह से जानता है कि नकुल को राकेश ने मारा है, पर आप पुलिस वालों को है ना जलेबी घुमाने की आदत है, घुमाओ, खूब घुमाओ, पर इस क्या बात। केस को नहीं घुमा पाओगे। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज हमारे साथ शख्सियत थी अनिल कुमार भागवत। आपको बता दें ये एक वर्सेटाइल एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। जब लोग अपने घर पर बैठे थे ये बाहर निकले और फिल्म बना के लोगों को जागरूक किया। ये अपने आप में काफी गर्व की बात है। डवानी से उठकर जयपुर तक का सफर इन्होंने तय किया। जयपुर से लेके मुंबई के काफी शोज में इन्होंने काम किया, फिल्मी पर्दे पर काम किया, नाम कमाया, शोहरत कमाई, और आज ये हमारे साथ थे। इन्होंने जो कुछ आज दर्शकों को बताया वो अपने आप में काफी काबिलियत तारीफ है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका सर हमारे धन्यवाद। शो में आने के लिए।